नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सारांश सीरीज के तीसरे वीडियो में, जहां पर आज हम यूनिट 9 अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो भी पिछले 1 सालों में अपडेट आया है उस सारे अपडेट को हम पढ़ेंगे। इसमें अभी हमने पोर्टल शामिल नहीं किए हैं, इसमें हमने सिर्फ महत्वपूर्ण खबरों को शामिल किया है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने शामिल किया है साथ। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। इसको स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, शुभम गुप्ता पीडीएफ। और साथ ही में हमारा बैच आरंभ, हमारा पहला फाउंडेशन बैच एमपीपीएससी के लिए शुरू हो चुका है। इसके क्लासेस प्रीलिम्स के बाद शुरू होंगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। अभी 7500 रुपीज़ कोड है एमपीपीएससी, लगाने पर 7500 रुपीज़ में आपको ये बैच मिलेगा। चलिए पहली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर जो है साथियों वो है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। तो भारत सरकार ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च कर दिया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का मिशन है, संचार मंत्रालय का मिशन है। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार क्रांति 2018 के तहत 2019 में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन पहली बार लॉन्च किया गया था। अब इसको रिवाइव करके इसका दूसरा संस्करण जारी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, डिजिटल डिवाइड को खत्म करना और सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं देना है। ऑप्टिकल फाइबर केबल अर्थात OFC कनेक्टिविटी 2030 तक 2.7 लाख गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। और जो एंकर संस्थान है अर्थात स्कूल, PHC, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत, 90% एंकर संस्थानों को 2030 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है और इसकी न्यूनतम स्पीड 100 Mbps होनी चाहिए। इसके अलावा भविष्य के लिए 5G और 6G नेटवर्क को भी तैयार करना है। ऑप्टिकल ग्राउंड वायर विशेष रूप से आपदा, युद्ध और आपात स्थिति के दौरान कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बिजली क्षेत्र से ऑप्टिकल ग्राउंड फाइबर का लाभ उठाना है। ये सारे इसके उद्देश्य होंगे। मोटे मोटे तौर पर आप ये याद रखें कि जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, वो 2019 में आया था। हाल ही में इसका दूसरा संस्करण जारी किया गया। ये भारत की नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का हिस्सा है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये भारत में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। 2030 तक 2.7 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचना है, वहीं 90% एंकर इंस्टीट्यूट तक पहुंचना है और 100 Mbps का स्पीड होना चाहिए। अगली खबर है बिग डेटा। अब हमने जब, अगर आपने यूनिट 9 पढ़ा है पुराने वीडियो से, तो उसमें बिग डेटा की हमने बात की थी। बिग डेटा आज सबसे क्रूशियल चीज होती है। बिग डेटा एक अनसंशोधित डेटा होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और उसी के आधार पर जानकारी निकाली जाती है साथियों। तो बिग डेटा पर यूनाइटेड नेशन का एक पैनल बैठा है, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिक, जैसे UNCEBD कहा जाता है। अब MPPSC का इतिहास है कि वो इस तरह के फुल फॉर्म उठा करके पूछ लेता है। तो UN का मतलब यूनाइटेड नेशन है, CEBD कमिटी ऑन एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स, ये 2014 में इसको स्थापित किया गया था। इसके 31 सदस्य हैं और भारत भी इसमें शामिल है, इंडिया भी इसमें शामिल है। भारत में साथियों नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, जिसे NDAP के नाम से जाना जाता है। बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी है और नेशनल डेटा वेयरहाउस ऑन ऑफिशियल स्टेटस, ये भारत में बिग डेटा के प्लेटफॉर्म है। तो ये बिग डेटा के लिए 2014 में स्थापित किया गया था UNCEBD। 31 मेंबर हैं, इंडिया भी है। भारत में बिग डेटा के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक। इसके बाद है GPS इंटरफेरेंस, GPS हस्तक्षेप। देखिए, GPS हस्तक्षेप एक ऐसी स्थिति है साथियों जब रेडियो सिग्नल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को बाधित करते हैं। जब भी रेडियो सिग्नल डिसरप्ट करते हैं GPS को, तो इसे GPS इंटरफेरेंस कहा जाता है। पिछले सालों में इसकी कई घटनाएं सामने आई हैं जब GPS इंटरफेरेंस देखने के लिए मिला है रेडियो सिग्नलों की वजह से।
अब इसके दो कारण होते हैं, एक तो इसके प्राकृतिक कारण होते हैं, नेचुरल कॉज होते हैं, और इसके कृत्रिम कारण होते हैं। अब प्राकृतिक कारण सौर गतिविधि भी हो सकती है, और वायुमंडल विशेष तौर पर आयन मंडल और क्षोभ मंडल की स्थितियां भी हो सकती हैं। प्राकृतिक कारणों की वजह से भी जीपीएस सिग्नल डिसरप्ट हो सकता है। मानवीय कारणों में हम जानबूझ के जैमिंग का उपयोग करें। रेडियो संकेतों का जानबूझकर प्रसारण किया जाता है। अब जैमर्स हम कब लगाते हैं? जैमर्स लगाते हैं ताकि दूसरे नेटवर्क ना आ सकें। तो जैमर्स का मतलब ही होता है आप रेडियो सिग्नल को इस तरह से ट्रांसमिट कर रहे हैं कि वो दूसरे सिग्नल को बाधित कर देगा, डिसरप्ट कर देगा। तो हम जैमर्स का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा साथियों हम स्पूफिंग का प्रयोग भी करते हैं। फेक जीपीएस सिग्नल दैट मिसलीड रिसीवर्स इनटू शोइंग इनकरेक्ट लोकेशन। ठीक है, हम दूसरा सिग्नल भेजते हैं। फिर अगला होता है मल्टीपाथ प्रभाव, मल्टीपाथ इफेक्ट। सिग्नल बाउंसिंग ऑफ बिल्डिंग, माउंटेन और लार्ज ऑब्जेक्ट। और फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस डिवाइसेस लाइक रेडियो, मोबाइल नेटवर्क, पावर लाइनर, इन सब का प्रयोग भी हम करते हैं, इन सब का उपयोग भी हम करते हैं। तो ये बस आपको याद रखना है कि जीपीएस इंटरफेरेंस की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मल्टीपल इंसिडेंट हुए हैं। दोनों कारणों की वजह से जीपीएस इंटरफेरेंस हो सकता है। जीपीएस इंटरफेरेंस का मतलब है कि रेडियो सिग्नल के द्वारा जीपीएस सिग्नल को डिसरप्ट करना, रेडियो संकेतों की मदद से जीपीएस के संकेतों को डिसरप्ट करने की प्रक्रिया। जैमिंग, स्पूफिंग, मल्टीपाथ इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप, ये सब इसके कारक हो सकते हैं। फिर अगला है क्वांटम सैटेलाइट। देखिए आपने ना 2 साल पहले की बात है, अगर जब हमने यूनिट 9 पढ़ाना शुरू ही किया था, तब चाइना ने क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया था। अब दुनिया के दूसरे देश भी क्वांटम सैटेलाइट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने भी ये डिसाइड किया है, भारत ने कहा है कि आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। देखो क्वांटम सैटेलाइट में ना क्वांटम लेवल पर चीज़ें होती हैं, इसलिए इन सैटेलाइट को हैक करना और इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो इनक्रिप्शन होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारे शब्द आपको पता है, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये हमने यूनिट 9 में डिटेल से पढ़ा है। तो ऐसे सिग्नल को ना बहुत बहुत मुश्किल होता है इनको इनक्रिप्ट कर पाना। तो क्वांटम कंप्यूटर वाली बात यहाँ कही जा रही है। पर्पस वही है कि हमें सिग्नल की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। भारत में एक नेशनल क्वांटम मिशन भी है, भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। 2023 से 31 के बीच में हमें क्वांटम कंप्यूटर को आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये QKD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन होता है। क्वांटम सैटेलाइट में QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन। नेशनल क्वांटम मिशन NQM, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव एक्सेलरेट द यूज ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन द नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग सिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है विलो। विलो एक क्वांटम प्रोसेसर है जो गूगल ने लॉन्च की। बस इतना ही याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए विलो क्या है, तो विलो एक क्वांटम प्रोसेसर है जो कि गूगल ने लॉन्च किया। अब 6 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई स्पेक्ट्रम। देखो भारत में ना 6 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई स्पेक्ट्रम अभी यूज नहीं कर सकते हैं, तो लगातार दूसरी कंपनियां ये कह रही हैं कि आप इसे अलाउ कर दीजिए। क्या हुआ कि सोनी ने हाल ही में प्ले स्टेशन 5 प्रो लॉन्च किया, पर भारत में अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में कमर्शियल यूजेस के लिए 6 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई स्पेक्ट्रम अभी यूज हम नहीं कर सकते हैं साथियों। ठीक है, भारत में दूसरी कंपनियां भी कह रही हैं कि इसकी परमिशन दी जाए। देखो क्या होता है कि अलग अलग वाईफाई स्पेक्ट्रम है। अगर आप वाईफाई को देखते होंगे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का है, फिर 5 गीगाहर्ट्ज का है, तो जितना ज़्यादा आप गीगाहर्ट्ज बढ़ाते हो इससे स्पीड बढ़ती है लेकिन रेंज कम हो जाती है। अगर आपके यहाँ पर वाईफाई राउटर लगा है तो आप देखना 2.4 गीगाहर्ट्ज का रेंज बहुत ज़्यादा होगा लेकिन स्पीड कम होगी, 5 गीगाहर्ट्ज का रेंज कम होगा लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है साथियों, ये देखिए, ये लिखा भी हुआ है, स्पीड कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज को अगर आप देखें तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और फिर 5 की कम, 6 की और भी कम। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला देखें,
ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे, BLE, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे। देखिए आई हब अवध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा है। आई हब अवध, अब इसको इंग्लिश में समझे। अवध का मतलब है एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। अवध का मतलब है एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। ये नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम का हिस्सा है, NWICPS का हिस्सा है। इसने ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे और नॉड सिस्टम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही है कि ब्लूटूथ इनेबल सेंसर टू क्लाउड प्लेटफॉर्म, इनेबल रियल टाइम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड डेटा ट्रांसमिशन। देखो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे, ये सारे प्रोग्राम लाए जा रहे हैं ताकि हम मॉनिटरिंग को और बेहतर कर सके। तो भारत में आई हब, या जो भारत में एक सिस्टम है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, इसने आई हब अवध एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हब को शुरू किया है ताकि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा ट्रांसमिशन कर सके। ठीक, इसके बाद अगला है जो है वो भारत जैन। भारत जैन ये भी चर्चा में रहा। भारत के द्वारा भारत जैन को शुरू किया। ये वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, MLLM किसने शुरू किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य क्या है? जनरेटिव AI सिस्टम को बढ़ावा देना। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? IIT बॉम्बे, अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। अब जनरेटिव AI का जमाना है, आज हर कोई जनरेटिव AI की बात कर रहा है। ठीक है, अभी आपने डीप सीक का नाम भी सुना होगा। डीप सीक बहुत चर्चा में है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। ओपन AI है, गूगल का जेमिनी है जो पहले बार्ड के नाम से जाना जाता था। ये सारे जनरेटिव AI हैं। जनरेटिव AI का मतलब होता है जो चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वॉइस जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो जनरेट कर सकते हैं। तो भारत ने भी एक प्रोजेक्ट निकाला है भारत जैन। ये सरकार इसको फंड करेगी, गवर्नमेंट इसे फंड करेगी ताकि भारत में जनरेटिव AI सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके IIT बॉम्बे के तहत। जनरेटिव AI जो है उसमें आप समझ लें कि जैसा हमने बताया कि ये डीप लर्निंग मॉडल है दैट जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट, इमेज एंड अदर कंटेंट। ठीक, ये जो डीप लर्निंग मॉडल को संदर्भित करता है जो उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, चित्र और अन्य सामग्री को उत्पन्न कर सकते। उदाहरण क्या क्या है सर जनरेटिव AI के? चैट GPT, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये ओपन AI ने शुरू किया और ये बहुत फेमस हो चुका है। मिड जर्नी, ये लैब मिड जर्नी के द्वारा शुरू किया गया। डेल ई, ये भी ओपन AI ने शुरू किया। डीप ब्रेन, ये डीप ब्रेन कंपनी है साउथ कोरिया की, उसने शुरू किया। सिंथेसिया, ये यूके में सिंथेसिया नाम की कंपनी है, उसने शुरू किया। बिंग, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया। बार्ड, जिसका नया नाम जेमिनी है, ये गूगल ने शुरू किया। और डीप सीक जो रिसेंटली चर्चा में आया है, ये हाई फ्लायर नाम का एक फंड है, इसने फंड किया था और ये चाइना का है। और डीप सीक इसलिए चर्चा में है कि ये बहुत बहुत कम बजट में बनाया गया है। जितना ओपन AI बना उससे लगभग कहा जा रहा है कि 6 या 8% के बजट में इसे बनाया गया है डीप सीक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अलग अलग है, जेमिनी, चैट GPT, मिड जर्नी, गिटहब, ये जो है ना ये कोपायलट करके ये माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक लॉन्च किया है साथियों अभी। ठीक, अल्फा कोड है, सिंथेसिया है, कंपोज AI है, डेल ईटो है, ये सारे पॉपुलर जनरेटिव AI टूल्स हैं और अब AI का इस्तेमाल होने लगा है चीज़ों में, है ना। अगला है एक्स बैंड रडार। देखिए भारत सरकार ना एक मिशन शुरू किया है। भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, जिसका नाम है मिशन मौसम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है। मिशन मौसम का उद्देश्य है साथियों कि भारत में जो वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड फोरकास्ट है
इसको बेहतर करना। भारत में जितना भी वेदर फोरकास्ट है, मौसम पूर्वानुमान है, उसको बेहतर बनाना, इसके लिए सैटेलाइट, रडार, इन सब चीज़ों को लॉन्च करना है। तो भारत ने क्या किया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया कि वायनाड में एक्स बैंड रडार की स्थापना कर दी है। 2024 में आप जानते हैं कि वायनाड में एक भूस्खलन हुआ था। उस भूस्खलन की वजह से बहुत बड़ी बाढ़ भी आई थी साथियों। उसके बाद वहां एक्स बैंड रडार की स्थापना की है। इसका उपयोग कम दूरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह 8 से 12 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति में काम करता है। 2 से 4 सेंटीमीटर की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होती है। अब स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से रडार जो है वो प्रोड्यूस करता है हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस, और ये स्मॉलर पार्टिकल जैसे रेन ड्रॉप, फॉग, इन सब को भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता है। भारत जो है साथियों वो एक्स बैंड और एस बैंड रडार का प्रयोग करता है। मिशन मौसम के तहत सरकार मौसम संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2026 तक 60 रडार स्थापित करेगी। 2026 तक हम 60 रडार स्थापित करेंगे। ठीक है, अभी हम एक्स बैंड और एस बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं लंबी दूरी की पहचान करने के लिए। अगला जो है साथियों वो है विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। अब ब्लॉकचेन आप जानते हैं कि एक ऐसी तकनीक है जो माना जाता है कि कम्युनिकेशन की या डेटा के प्रोटेक्शन की सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है, कि इसमें डेटा बहुत सुरक्षित रहता है और डेटा को यहाँ से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। पूरा का पूरा जो आज हम बिटकॉइन वगैरह यूज़ करते हैं साथियों, वो इसी पर आधारित, जो पूरा का पूरा बिटकॉइन है और दूसरी लिब्रा नाम की करेंसी है, ऐसे मल्टीपल जो करेंसीज होते हैं, वो सारी की सारी जो करेंसीज हैं वो ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही यूज करती है। ये बात आपको याद रखना है। आई विश यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब भारत भी ये चाह रहा है कि हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना शुरू करें। अब आपने ये पढ़ा भी होगा कि हमें चाहिए कि हम सरकारी रिकॉर्ड को संरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का यूज करना शुरू करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, जो पूरे भारत में ब्लॉकचेन तकनीक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो याद रखना। इसका जो पूरा नाम है वो है साथियों विश्वस्य ब्लॉकचेन, एक मिनट यहाँ आएगा, विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक प्रोवाइडिंग ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, BaaS, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस विद अ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। ठीक, इसको डेटा सेंटर है NIC के भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद, वहाँ से शुरू किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं ताकि भारत में हम क्या कर सके, भारत में हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल दूसरी चीज़ों के लिए कर सके। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। फिर सुपर कंप्यूटरों का शीतलन, कूलिंग ऑफ सुपर कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर ना चाहे नॉर्मल हो या सुपर कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हीटिंग की होती है। अब सुपर कंप्यूटर जो इतना ज़्यादा डेटा एक समय में प्रोसेस कर रहे हैं, उनमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए अब तक हम कॉपर का यूज़ कर रहे थे, लेकिन IIT बॉम्बे ने एक रिसर्च की है और IIT बॉम्बे ने एक लो टेम्परेचर कोफाइड सेरेमिक LTTC बनाया है जो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या एक नया अल्टरनेटिव है। तो नया अल्टरनेटिव, एक नया विकल्प जो कंप्यूटर की कूलिंग के लिए मिला है सुपर कंप्यूटर, वो है लो टेम्परेचर कोफायर्ड सेरेमिक LTCC। अगला है साथियों लाइफाई तकनीक। अब उम्मीद करता हूं कि लाइफाई टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था, विस्तार से आपको पढ़ाया था कि देखिए लाइफाई अर्थात जो लाइट फिडेलिटी है, ये जो लाइट फिडेलिटी है ये वाईफाई से अलग काम करता है। वाईफाई में रेडियो सिग्नलों का इस्तेमाल किया जाता है, लाइफाई में लाइट सिग्नल्स का यूज करते हैं साथियों। हम जो लाइट के सिग्नल होते हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। ये काम कुछ इस तरह करता है कि जैसे ये इंटरनेट और सर्वर है, उसके बाद घर में जैसा एक राउटर होता है वैसे ही एक लैंप ड्राइवर लगाया जाएगा और वहां से जितनी भी लाइट में आप कनेक्शन देंगे उस लाइट के नीचे, जैसे अभी ये लाइट आ रही है, अगर इसमें मैं
नेट को कनेक्ट कर दूं तो इस लाइट के साथ ही, ये जो लाइट आ रही है इसी के साथ इंटरनेट भी आएगा। तो भारत सरकार ने अब एक फंडिंग दिया है। किसको फंडिंग दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टार्टअप को फंड दिया है अंडर दी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX, ताकि भारत में भी वो लाईफाई तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। लाईफाई तकनीक जो है वो विजिबल लाइट का उपयोग करती है 400 से 800 टेराहर्ट का कम्युनिकेशन के लिए, जबकि वाईफाई जो है वो रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है। ये LED या लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करता है। अब इसका इस्तेमाल ना, लाईफाई का इस्तेमाल आने वाले समय में बहुत देखने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे कि कमर्शियल यूसेज होगा और स्पेस में यूज़ होगा, हॉस्पिटल्स में यूज़ होगा, विशेष तौर पर ऐसी जगह जहां पर रेडियो सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं, जहां रेडियो सिग्नल में इंटरफेरेंस आ जाता है, वहां पर हम लाइट सिग्नल या लाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखा है हमने क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अगला जो है वो PS4 इंजन। अब PS4 का मतलब आप प्लीज़ ये मत समझना कि ये प्ले स्टेशन है। एक्चुअली में इसरो ने 3D प्रिंटिंग की मदद से एक इंजन बनाया है जिसे PS4 इंजन कहा जाता है। तो बस इतना ही याद रखना, 3D प्रिंटिंग का एक और नाम है, ये भी याद रखना। 3D प्रिंटिंग को एक्चुअल में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, AM। 3D प्रिंटिंग को वास्तव में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या AM कहा जाता है साथियों। तो इसरो ने एक प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स जो इकाई है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में, वहां पर एक रॉकेट इंजन तैयार किया है PS4। एक तरल रॉकेट इंजन बनाया है इसरो ने। प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। बस इतना याद रखना, ये आपके काम का है। अगली चीज है साथियों 2025 क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। एक्चुअली वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटर की नींव रखी थी, उनके पेपर प्रकाशित होने के बाद 100 ईयर्स हो चुके हैं, इसलिए 2025 को हम क्वांटम साइंस ईयर के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अगला है साथियों इंडिया AI मिशन। अगला है जी इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन को यूनियन कैबिनेट ने मार्च 2024 में अप्रूव कर दिया है। ऑब्जेक्ट क्या है जी? वही कि भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है। अगला है साथियों डीप टेक। ये समझिए, ये मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। डीप टेक, पता है डीप टेक स्टार्टअप की दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। और डीप टेक का मतलब होता है ऐसी तकनीकों पर रिसर्च करना जो भविष्य में बहुत बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। जैसे जब तक ओपन AI लॉन्च नहीं हुआ था, तब तक वो एक डीप टेक था। आज डीप सीक लॉन्च कर दिया चाइना ने, तब तक उनके लिए वो डीप टेक था। तो भारत सरकार ने भी अब डीप टेक के महत्व को समझा है और भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है, जिससे भारत में उन स्टार्टअप और संस्थाओं का वित्त पोषण किया जाएगा जो डीप टेक के लिए रिसर्च करना चाहती हैं। डीप टेक में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब डीप टेक में ही आता है। भारत में एक संस्थान भी बनाया गया है, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत काम करता है। ठीक है साथियों, भारत अभी सिर्फ अपनी GDP का 0.65% ही रिसर्च के लिए खर्च करता है, जबकि भारत को कम से कम 2% खर्च करना चाहिए। देखो एक बात तो हम समझ गए साथियों कि अगर हम इन चीज़ों में खर्च नहीं करेंगे, हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। ऑलरेडी हम सॉफ्टवेयर में कह सकते हैं कि एक कॉस्मिक ईयर में कि हम लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर छूट चुके हैं तकनीक। ना हम एक अच्छा वेब ब्राउज़र बना पाए, ना हम एक ईमेल बना पाए, ना हम एक अच्छा सर्च इंजन बना पाए, ना हमारे पास, सोच के देखिए, ना हम एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना। सारी चीजें हम अमेरिकन यूज कर रहे हैं, अमेरिका की। और अब डीप सीक आ गया जो चाइना का है। ओपन AI यूज कर रहे हैं, जेमिनी यूज कर रहे हैं,
हम अपना कब कुछ बनाएंगे। तो इसलिए अब से हमें कोशिश करनी होगी, सरकार को यह समझना होगा कि इन चीजों पर ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हनुमान। अब हनुमान क्या है? एक मल्टी मॉडल एआई टूल है जो भारत की लगभग 11 भाषाओं में प्रतिक्रिया दे सकती है। ये भारत जीपीटी समूह के द्वारा विकसित किया गया है। ये पहले अनुकूलन संस्करण में से एक विजी डेटा के ढेरों उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तैयार किया गया एक मॉडल है। देखिए, भारत में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अंकुश सबरवाल। इनकी एक कंपनी है कोरोवर, ये एआई के क्षेत्र में काम करती है। कोरोवर ने ही एक भारत जीपीटी बनाया था और अभी भारत जीटीपी ने हनुमान नाम का एक एआई जनरेटिव एआई लॉन्च किया है, जैन एआई लॉन्च किया है, जो 11 भाषाओं में बात करता है और मुख्य रूप से हेल्थ के मुद्दों पर ये बात करता है। तो इनका उद्देश्य भी वही है कि जैसे ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है, उसी तरह हम भी एक भारत जीपीटी बनाए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रूप में 11 भारतीय भाषाओं में ये काम करता है। फर्स्ट कस्टमाइज्ड वर्जन है विजी जीपीटी, तो वो याद रखना है। ठीक, अगला है साथियों, एक हाल ही में ब्लैचले घोषणा हुई है। अब ये ब्लैचले डिक्लेरेशन जो है ना, ये हाल ही में बहुत चर्चा में है। ब्लैचले डिक्लेरेशन इसलिए चर्चा में है कि ये एआई पर पहला समझौता माना जा, एआई पर पहला वैश्विक समझौता माना जा रहा है और ये यूके अर्थात ब्रिटेन में साइन किया गया था। इसे यूरोपीय यूनियन और 28 दूसरे देशों ने साइन किया है और भारत भी इसमें है। सवाल सिर्फ इतना पूछ लेगा कि ब्लैचले डिक्लेरेशन का संबंध किस चीज से है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। अगली चीज ये हम सेकंड लास्ट खबर की ओर जा रहे हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनएफसी। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे मल्टीपल आइडियाज मिलते रहते हैं उसमें से, है ना, अलग अलग आइडियाज। तो उसमें एक व्यक्ति ना एक रिंग लेकर के आया था और उसने कहा था कि हमारी रिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, हमारी रिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और वो एनएफसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। आज आपने देखा होगा कि कई जगह पर आप अपना फोन लेकर के जाइए, अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं लाए तो अपने फोन में एप्लीकेशन ओपन कीजिए और आप मशीन के पास रख दीजिए, जो पीओएस होता है उसके पास रख दीजिए, पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है एनएफसी की वजह से, नियर फील्ड कम्युनिकेशन की वजह से। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में यूपीआई को रेगुलेट करती है, उसने यूपीआई टैप एंड पे फैसिलिटी को शुरू कर दिया है साथियों, और ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का इस्तेमाल करती है और इसकी रेंज 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। तो डिवाइस अगर है तो इसके इतने पास ला करके हम पेमेंट कर सकते हैं। वहीं साथियों RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका इस्तेमाल हम फास्टैग के लिए करते हैं। इसकी रेंज 100 मीटर या कई बार उससे अधिक भी हो सकती है। ब्लूटूथ 10 मीटर तक की रेंज होती है, पर अब एडवांस ब्लूटूथ आ गए हैं जो 20 मीटर 30-40 मीटर तक भी काम करने लगे हैं। फास्टैग में हम RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलें जी, ये देखो इस तरह से टैप वाला पेमेंट होगा, टैप वाला पेमेंट होगा। आखिरी खबर की ओर चलते हैं साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पुणे, दिल्ली और कोलकाता में 3 परम रुद्र सीरीज के कंप्यूटरों का उद्घाटन किया। परम भारत में सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है, परम रुद्र इसी का एक हिस्सा है। तो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया। हमारे काम की बात यह है कि भारत का फिलहाल सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फिलहाल है एरावत। एरावत का फुल फॉर्म क्या है सर? एरावत का फुल फॉर्म है AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिस्मेंशन प्लेटफॉर्म। दुनिया में इसकी 75वीं रैंक है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, 8.5 टेराफ्लॉप पर सेकंड इसका स्पीड है, और पीक जो इसका जाता है वो 13.17 जाता है। हमेशा सुपर कंप्यूटर की स्पीड को टेराफ्लॉप में ही नापा जाता है। उसके अलावा परम सिद्धि AI है जो CDAC में ही रखा हुआ है। फिर प्रत्यूष है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी में रखा हुआ है। मिहिर है जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में रखा गया है।
प्रत्यूष और मिहिर क्रे नाम की कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। क्रे अमेरिका में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है साथियों, ठीक है, एक है। ये पुणे में है साथियों, पुणे में, और ये नोएडा में है। तो यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर रखे गए। फिलहाल जो हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो ऐरावत है। दुनिया में अभी माना जा रहा है कि जो एल कैपिटन नाम का एक सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का, उसे नासा से संबंधित है, वो सबसे तेज है। पर ये लिस्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये बदलती रहती है। हमें इंडिया का सुपर कंप्यूटर याद रखना है कि ऐरावत भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। थैंक यू। ये पूरा का पूरा अपडेट था यूनिट 9 पर। इकाई 9 पर सारा का सारा अपडेट था साथियों, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जानकारी जो भी जुड़ी हुई है आईसीटी से वो हमने पढ़ ली। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। स्पीड भी हमने बढ़ा दी है ताकि बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम पढ़ सकें। आज ही हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनरल का वीडियो भी आपके लिए तैयार कर दिया जाए, उसका डेटा भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ठीक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारा बैच शुरू हो चुका है आरंभ, अभी उस पर इनिशियल डिस्काउंट है। प्लीज़ हमारी वेबसाइट स्टडी IQ पर जाइए, उसको इनरोल कीजिए, MPPSC कोड का इस्तेमाल कीजिए इन 7500 रुपीज़ ओनली। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।